Good morning, students. So, today we will do our chapter 2 of history, that is the establishment of company power. कंपनी की पावर कैसे इस्टेब्लिश हुई है वो हम आज रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो कंपनी की पावर जो थी उसके अंदर फर्स्ट आता है औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर. सो औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल रूलर थे मुगल्स के. ही एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया. आजकल जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं उन्होंने इस टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल किया था. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 जो मैनी मुगल गवर्नर्स थे एंड द बिग जमींदार बिगिन asserting their authority and establishing regional kingdoms. सो आफ्टर समटाइम्स जो गवर्नर्स जो थे और जमींदार थे वो एसर्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने जोर देना शुरू कर दिया, अपनी अथॉरिटी कंट्रोल करना शुरू कर दिया रीजनल किंगडम्स के ऊपर. सो जो पावरफुल रीजनल किंगडम्स थे वो एमर्ज होके आए वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर एंड दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. सो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century अ न्यू पावर एमर्ज हुई ऑन द पॉलिटिकल ओरिजिन एंड द ब्रिटिश जो थे वो ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी. सो जो ब्रिटिश जो आए थे इंडिया के अंदर वो छोटी सी व्यापार की कंपनी से आए थे एंड वर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और वो टेरिटरीज एक्वायर करने में इंटरेस्टेड नहीं थे इतने. हाउ देन डिड दे बिकम मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर. तो वो कैसे इतने बड़े एम्पायर के मास्टर बन गए, we will read further. Since ancient time, India was an important trading center. प्राचीन समय से इंडिया जो था बहुत इम्पॉर्टेंट जो ट्रेडिंग सेंटर था. मर्चेंट जो थे, ट्रेडर जो थे वो यूरोप से आते थे. एशिया केम टू इंडिया रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो गई थी मेडिवल पीरियड के अंदर. और जो इंडियन रूलर्स थे वो सपोर्ट करते थे दिस ट्रेड्स एज इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम. उनको बहुत प्रॉफिट होता था इसलिए वो क्या करते थे, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. ट्रेड जो थी टिल द अर्ली 17th century was carried away by individual merchant and traders as they did not always have the backing of their respective countries. सो जो व्यापार होता था वो इंडिविजुअली मर्चेंट करते थे, ट्रेडर्स करते थे, क्योंकि उनकी कंट्रीज जो थी वो बैक नहीं करती थी उन्हें. सो बाद में इन कोर्स ऑफ टाइम चेंज हो गया ये सब एंड यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो बिगन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज टू ट्रेड विद द ईस्ट. सो जो कंट्रीज थी वो अपनी ट्रेडिंग कंपनीज बनाने लग गई थी ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए. वन ऑफ देम वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्टार्ट हुई थी ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स से. बट इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ आई गेव इट अ चार्टर विच ग्रांटेड द कंपनी द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. उन्होंने एक चार्टर फॉलो किया जिसके अकॉर्डिंग जो थी कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट होगा ट्रेड करने का ईस्ट के साथ में. सो इसका मीनिंग क्या निकला कि जो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं वो अब क्या नहीं कर पाएंगे, कंपनी के साथ compete नहीं कर पाएंगे. सो अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज जो थी वो शुरू हुआ फ्रॉम 17th century ऑनवर्ड. ट्रेडिंग कंपनी जो थी फ्रॉम पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क, उन्होंने अपना बेस सेट करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर. दे एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर जो थे वो कंट्री में बेस बनाने शुरू कर दिए, कंट्री में स्टार्ट कर दिया एंड स्पेशली इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया होता है जो एरिया पानी से घिरे हुए होते हैं तीन साइड से, या पानी के साइड वाले एरियाज को बोलते हैं. दीज सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज, और इन सेंटर्स को फैक्ट्री बोला जाता था इसलिए नहीं बिकॉज एनीथिंग वॉज मैन्युफैक्चर्ड देयर
बट बिकॉज ऑफिशियल ऑफ द कंपनी वर कॉल्ड फैक्टर्स, जो ऑफिशियल होते कंपनीज को उनको फैक्टर कहा जाता था, इसलिए इन एरियाज को क्या बोला जाता था, फैक्ट्रीज बोला जाता था। और इन फैक्ट्रीज जो होती थी वो कंसिस्ट होती थी, क्या क्या होता था उनके अंदर, ऑफिसेज होते थे, गोदाम होते थे, और मोस्ट ऑफ देम क्या होते थे, हाउसेज ऑफ द ऑफिशियल्स। जितने भी ऑफिशियल्स के मेन ऑफिशियल जो होते थे उनके हाउस होते थे, रेजिडेंटल क्वार्टर्स होते थे, मर्चेंट और ट्रेडर्स के जो ट्रेड्स करने के लिए आते थे। और ओवर टाइम क्या हुआ, सम फैक्ट्रीज जो थी वो फोर्टिफाइड हो गई, फोर्टिफाइड का मतलब किला बंद हो गई। एंड ट्रेड राइवलरी, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनी, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी आ गई थी, वाइंग फॉर गुड सच एज स्पाइसेस, और वो क्या चाहते थे, स्पाइसेस चाहते थे, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, सॉल्ट, पेट्रा एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों को कौन चाहते थे, ट्रेडिंग कंपनीज को लेना था। एंड दिस लेड टू इंटेंस राइवलरी अमंग दैम, और जिसकी वजह से उनमें क्या पैदा हो गई, राइवलरीज पैदा होगी, विरोध पैदा हो गया। ऑल ऑफ देम वांटेड टू बाय दीज गुड्स, सभी को ये सामान चाहिए था, बट एट लो प्राइसेस इन इंडिया, पर लो प्राइसेस पे चाहिए था। और वो क्या करते थे, सेल करते थे वेरी हाई प्राइसेस एल्सवेयर, यहाँ से बहुत कम प्राइस में ले जाके वो कहीं और जाके बहुत हाई प्राइसेस में क्या करते थे, सेल करते थे, पर्टिकुलरली इन यूरोप। सिंस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड वर ह्यूज, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, सो ईच यूरोपियन कंट्री जो थी फॉर अ ग्रेटर शेयर ऑफ दिस ट्रेड, बहुत ज़्यादा शेयर चाहती थी, इन सभी सामान को चाहते थे। हाउएवर द क्वांटम ऑफ ट्रेड वाज नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन ऑल द कंपनी, लेकिन जो सामान था वो सभी कंपनीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकता था, इतना नहीं था। तो लिटिल बाय लिटिल क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, अर्न हुआ, बाय देन बिगन टू श्रिंक। सो प्रॉफिट क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। एंड द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉफिट वॉज बाय एलिमिनेटिंग कंपिटिटर। सो प्रॉफिट को इंक्रीज करने का अब रास्ता क्या बचा कि बाकी सभी कंपिटिटर जो हैं और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको हटा दिया जाए, एंड इंश्योर अ ट्रेड मोनोपोली, और इस ट्रेडिंग पे, इस व्यापार पे क्या बनाया जाए, एक मोनोपोली बनाया जाए, एकाधिकार किया जाए। सो कंपनी विच हैज सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, जिन कंपनीज को उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट था, सेट आउट टू डू जस्ट दैट, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। दे बिल्ड देयर ओन आर्मीज, उन्होंने अपनी आर्मीज बनाई, एंड वर नॉट अवर्स टू यूजिंग फोर्स टू अचीव देयर गोल, और उन्होंने फोर्सेस का यूज़ करना शुरू कर दिया अपने गोल्स अचीव करने के लिए। इन कोर्स ऑफ टाइम, के कोर्स में क्या हुआ कि जो पुर्तगीज थे, द डच और जो डेन्स थे, वो आउटकास्ट हो गए फ्रॉम द इंडियन ट्रेड्स, उनको बाहर निकाल दिया गया इंडियन ट्रेड्स से। एंड द इंग्लिश, फ्रेंच बिकम द की प्लेयर्स डोमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, वो की प्लेयर बन गए इंडिया एंड यूरोप के बीच में ट्रेडिंग को लेके। सो वी विल फिनिश एट दिस टॉपिक।